बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आया डिपार्टमेंट से। मैं पीएचडी स्कॉलर हूं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल को दिया। बल्कि अब तो ये भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतने कीमती जो है वो नीचे से कमेंट देते हैं, जो मैं पढ़ता हूँ और हैरान होता हूँ कि किस तरह से आप मुझे भी जो है वो रगड़ा लगाते हैं कि ये बंदा आर्मी से पैसे लेने वाला बंदा है। आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्कों की हिफाज़त कर रही है, हमारी हिफाज़त कर रही है, तो हमारा इतना भी हक़ नहीं बनता कि हम उस आर्मी के हक़ में कुछ बोल ही बोल दे। बहरहाल आपकी अपनी सोच है, मैं उस बहस में नहीं पड़ता। आज जिस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करूँगा वो मौजू ये है कि जो सकूत ढाका हुआ, देखिए इसके ऊपर बड़ी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। मैंने ढाका डूबते देखा, ब्रिगेडियर सदीक सादिक ने किताब लिखी है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो सकूत ढाका हुआ था, जो बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, इसमें कोई एक फैक्टर नहीं था, मल्टीपल फैक्टर्स थे इसके अंदर कि जिन्होंने अपने अपने तौर पे रोल प्ले किया। इसमें सियासतदान बहुत ज़्यादा मुलव्वस थे, इसमें कुछ आर्मी का भी कसूर था उस वक़्त, और इसके अंदर हमारे डिप्लोमेटिक भी काफ़ी फेलियर था। इसके हवाले से आगे अगर देखा जाए तो बिग पावर जो हैं, बड़ी ताकतें जो हैं, जैसे अमेरिका है व रशिया है, इन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले ये था कि बंगाली जो है उनको शुरू से ही एहसास महरूमी थी। वो ये कहते थे कि हम 56% हैं, आप बाकी पाकिस्तान वाले जो है, मगरबी पाकिस्तान वाले जो हैं, ये 44% हैं। लिहाजा हमारा ज़्यादा राइट बनता है कि ज़ुबान अगर होगी तो वो कौमी ज़ुबान बंगाली होगी। पहले दो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो 1956 का है, 1962 का है, उसके अंदर तो हमने उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया। लेकिन जब 1971 के अंदर ये हमसे दो लख्त हो गया, तो उसके बाद फिर 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उर्दू ज़ुबान को ही कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया गया। शुरू में बंगालियों ने काफ़ी ज़्यादा शोरशें बरपा की, तो इस हवाले से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 21 मार्च 1948 को ढाका गए। वहाँ पे आपने ढाका की आवाम से खिताब भी किया और उनको समझाया भी कि हम सब जो है ना, हम में से कोई बंगाली है, ना पंजाबी है, ना कश्मीरी है, ना पठान है, ना बलोची है, हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान एक कुल है, हम सब उसके अज्जा हैं, और पाकिस्तान जब तक कायम है हम भी कायम हैं। तो ये कायद-ए-आज़म की एक सहरंगेज शख्सियत थी कि जिसकी बिना पे बंगालियों ने उनकी बात मान ली और अपने मुतालिबात से दस्तबरदार हो गए। लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता से एक स्लो पॉइजन की तरह उनके जो जहन हैं उनके अंदर काफ़ी इश्कालात आते रहे, जो आज मौजूदा दौर में आप देखते हैं कि बलोचों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एहसास महरूमियाँ हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलने के लिए बलोचों ने भी काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ की हैं इस मुल्क पाकिस्तान में। और यही कंडीशन उस वक़्त बंगालियों की थी। उस वक़्त भी बंगालियों को इंडिया सपोर्ट कर रहा था, रा सपोर्ट कर रही थी, और आज भी बलोचों को इंडिया और रा सपोर्ट कर रहे हैं कुल्लम खुल्ले। अच्छा, मैं आपको बंगालियों की अगर बात करूं तो एक मुक्ति बाहिनी किसने बंगाई थी? पाकिस्तान आर्मी से ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, ईस्ट बलोच रेजिमेंट, ये वाली निकालनी, और इनको निकाल के इनके कारकुनान को, इनके सिपाहियों को यहाँ से इंडिया भेजा गया, और वहाँ पर जाकर उन्होंने फौजी तरबियत हासिल की, असलहा उनको फराहम किया गया। एक अलग से फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी, और उनको ट्रेनिंग सारी की सारी रा ने दी थी। अब देखिए कि मुक्ति बाहिनी के अंदर ही ये नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी 2016 के अंदर बांग्लादेश में बर्मला इजहार भी कर चुका है कि मैं बाकायदा मुक्ति बाहिनी के साथ मिल के पाकिस्तान को तोड़ने के अंदर पेश था। अब इसके खिलाफ भी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तो बात यहाँ पर यह है कि इंडिया ने खुल के बंगालियों को सपोर्ट की। आप देखिए कि जितने भी वहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस थे, उन सब के अंदर 95% हिंदू टीचर्स थे, और वो हिंदू टीचर्स इस तरह से जहर उगलते थे बंगाली बच्चों के जहनों में, और उनको बताते थे कि पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान है ये आपसे ज्यादतियाँ कर रहा है। अब अच्छा, इसमें एक मैं आपको ये बताऊं कि ज्यादती क्या थी। वो कहते थे कि पटसन हमारे यहाँ पे उगती है, लेकिन उसका जितना भी ज़र मुबादला होता है, उसका जितना भी बजट है, उसका जितना भी पैसा आता है, वो सारा मगरबी पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर लगता है। इसकी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि उस वक्त एक जर्नल था, एक मैगजीन था, उसके सरे वर्क पे एक ऐसी तस्वीर छाया हुई कि जिसके अंदर जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है वो एक भैंस से दूध निकाल रहा है, और उस भैंस को चारा कौन डाल रहा है? शेख मुजीबुर रहमान। यानी एक तस्वीर 10 लाख अल्फाज का मजमू होती है,
और ये तस्वीर इस बात की निशानदेही कर रही थी कि भाई सारी मेहनत हम लोग कर रहे हैं और खा पी रहे हो तुम लोग। इसी तरह शेख मुजीबुर रहमान जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इस्लामाबाद जा रहा था तो रास्ते में शेख मुजीबुर रहमान ने टॉन्ट किया भुट्टो साहब को, कहता है कि मुझे इस सड़क से पटसन की खुशबू आ रही है, यानी कि जितना पटसन का पैसा है तुम लोगों ने इधर लगा दिया है। तो ये बहुत बड़ी एहसास महरूमी थी उनको। फिर ज़ुबान का मसला भी है। फिर उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर 10 साल मार्शल लॉ रहा, आमरीत थी जनरल अयूब खां की। इस वजह से भी वहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान है लोगों के अंदर एक लावा पकता गया, क्योंकि आप जब लोगों की आवाज़ को दबाते हैं, आप जब उनको बोलने नहीं देते और उनके फंडामेंटल राइट्स भी उनको प्रोवाइड नहीं करते, फिर उन लोगों के दरमियान, उनके जहनों के अंदर, उनके दिलों के अंदर आपके खिलाफ एक लावा पकता है जो एट ए टाइम जब पड़ता है तो फिर एक रेवोल्यूशन ही आता है। उसके अलावा फिर कोई और सिस्टम नहीं आता, फिर इनकलाब ही आता है, फिर आपका सिस्टम मिलियामेट कर देता है वो। तो ये भी एक इशू था कि आमरीत के 10 साल जो थे वो बदतरीन साल थे बंगालियों के लिए, और उसका खमियाजा फिर भुगतना पड़ा। फिर अगली बात अगर की जाए तो हमारे जो सियासतदान है इनका रोल प्ले क्या था। अब एक तरफ जनरल याहिया खान है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था, और सेकंडली फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। अब भुट्टो साहब का कौन नहीं जानता कि जब इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में, पहले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन प्रॉपरली 23 साल बाद हुए। अच्छा, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, इन्होंने सीटें हासिल की 144 में से 88 सीटें। तो दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी लीग है, उन्होंने जो सीटें हासिल की अवामी लीग ने 161 सीटें थी और 159 सीट्स हासिल कर ली, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें अवामी लीग हारी। और यहां पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो 56 सीटें हार रहा है। अब हक किसका बनता है कि आप उसको इख्तिदार दें। अभी भी असली हक ये था कि शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग को इख्तिदार दिया जाता, लेकिन इख्तिदार देने की बजाय उसको जेल के अंदर डाल दिया, और यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इख्तिदार दे दिया गया। ये भी देखें जी, अगर गलती है हमारी है या किसी और की है तो जो हक है वो हक है। आप देखें सिलेबस की किताबों में ये लिखा हुआ है। तो इस तरह ये भी बहुत बड़ी वायलेशन थी कि जिसकी बिना पे बंगाली जो हैं उन्होंने हमारे साथ नफरत करना शुरू कर दी। इससे आगे मैं अगर आपको बात बताऊं तो शेख मुजीबुर रहमान को बजाय इख्तिदार देने के उसको जेल के अंदर डाल दिया, फिर वहाँ से जेल के अंदर से उसने 6 निकात दिए। अब वो 6 निकात भी बड़े अजीब थे कि हर सूबे की अलग से करेंसी हो, हर सूबे को अलग से तजारत करने की इजाज़त हो और अलग अलग फोर्सेज हों। ये भी बड़ा एक अहम इशू था। ये तो फिर जाहिर है साफ लग रहा था कि वो अब बगावत के ऊपर उतर आए हैं। तो किस तरह से बिग पार्स ने अपना रोल प्ले किया। अब जब सऊदी अरब और उर्दन ने पाकिस्तान को असला देने की बात की तो अमेरिका ने मना किया। दूसरी तरफ इसराइल और रशिया ने इंडिया को जब असला दिया तो अमेरिका कुछ भी नहीं कहता है, और अमेरिका कहता है कि मेरा 7वां बेड़ा आ रहा है, और आज तक वो भी पहुंचा नहीं है, यानी उस वक्त भी इसने हमें डॉज करवाया। तो अमेरिका तो चाहता ही ये है। आप देखिए कि अगर पाकिस्तान इंडिया के अंदर अमन नहीं कायम हो रहा, अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसकी बहुत बड़ी रीज़न अमेरिका भी है। अमेरिका ये मसला हल होने ही नहीं देता। ये मसला अगर हल होने के करीब आता है तो वो हुकूमतों तक को चेंज कर देता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर इनका मसला हल हो जाएगा तो इंडिया असला लेना बंद कर देगा, पाकिस्तान असला खरीदना बंद कर देगा। तो ये जो असले है कि बहुत बड़े एक डीलर बने हुए हैं, इनका असला बिकना बंद हो जाएगा। ये रियलिटीज़ हैं। अब देखिए पोलैंड जो है वो एक करारदाद पेश करता है वहाँ पर, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस करारदाद को फाड़ देते हैं। अब देखिए ये तो कोई डिप्लोमेटिक फेलियर है कि आप एक करारदाद को फाड़ रहे। इसका मतलब ये है कि यूएनओ को भी आपने इस हवाले से अंदर आने नहीं दिया कि आप आके तो सालसी करें, आप आके तो मसले का हल निकालें। यानी हम ये कहते थे कि हम जनाब लड़ने के लिए तैयार हैं, हम 1000 साल तक भी लड़ेंगे, हम घास खा लेंगे, लेकिन अपना मुल्क हमने अपनी वजह से ही खो दिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें हमारी अपनी ज़्यादा गलतियां हैं, और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे फिर 34,000 जो आर्मी के लोग हैं वो फिर कैद में चले गए, और बाकी सिविलियन भी कुल मिला के 91,000 हमारे लोग जो है वो कैद में चले गए। बाद में फिर वो जो शिमला मुआहदा हुआ था उस वजह से वो हमें वापस मिले। तो ये तारीख का एक ऐसा दोहनाक वाक़या है, ये एक ऐसा किस्सा है, ये एक ऐसा दौर है, पीरियड है, टाइम है कि जिसको अगर हम जितना देखेंगे सुनेंगे तो उतना ही हमारे लिए तकलीफ दे मामला है कि हमारा एक लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी जो है
उनके जनरल अरोड़ा सिंह के आगे जो है वो हथियार डाल रहा है और किस तरह से उसके आगे सिग्नेचर कर रहा है। अब तारीख इसलिए होती है कि हम उससे सबक सीखें, हम उससे ये सीखें कि यहाँ पर अगर आपके बहुत सारी एथनिसिटी हैं तो उनको भी अपने साथ लेके चलें, उनकी महरूमियों को दूर किया जाए। अपने मफाद की बजाय हमें कौमी मफाद को देखना होगा। अगर ऐसे नहीं है तो यकीन माने बलूचिस्तान के हवाले से तो पहले ही अमेरिका अपनी असम्बली के अंदर, अपनी पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पेश कर चुका है कि इसको आज़ाद करो। तो ये बहुत सारी ऐसी रीज़न, ऐसी वजूहात हैं कि जिनका हमें आइंदा भी आके बुरे नताए से सामना करना पड़ सकता है। तो खुदारा अभी से इस मुल्क के लिए सोचना होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।